तो आज जो टॉपिक हम लोग को शुरू करना है, लास्ट क्लास में जो बायोट-सावर्ट्स लॉ हमने पढ़ा था, उस बायोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन जो है हमको देखने हैं। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ बॉडीज होती हैं जिनके मैग्नेटिक फील्ड को आपको फाइंड आउट करना रहता है बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कुलर लूप से शुरुआत करेंगे, सर्कुलर लूप से। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular loop, current carrying circular loop, magnetic field at the center of a current carrying circular loop। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो हेडिंग। ठीक, यहां से लिखते रहिएगा, बोर्ड पे से लिखना है ये प्रूफ। ठीक, प्रूफ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बता रहा हूँ। तो बोर्ड जो है, बोर्ड से आपको लिखना है, पीडीएफ में भी है लेकिन यहाँ से लिखना है। अब जरा देखो, मान लो यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है, ये इसका जो रेडियस है वो है r, सेंटर O है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, आपको करना क्या है, इसके सेंटर पे हम पहला क्या कर रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ लूप, सेंटर पे जो है हम क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पॉइंट O पे। तो समझना, कुछ यहाँ पे ज्यादा तामझाम नहीं करना है, यही बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे इसकी बायोट-सावर्ट्स लॉ की, कि जो बताया गया आपको वो चीज हर जगह फॉलो करनी है। सबसे पहला बताया गया था कि भाई बायोट-सावर्ट्स लॉ एक स्मॉल एलिमेंट के लिए वैलिड होता है, मतलब यू हैव टू टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डीएल। ठीक है, डीएल नाम दे रहे हैं। फिर दूसरा काम क्या करना होता है, इस डीएल को उस पॉइंट से जोड़ देना होता है जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इमेजिन करो वो जो डायग्राम बनाया था, डीएल को उस पॉइंट से जोड़ देना होता है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस डीएल को हम उस पॉइंट से जोड़ देंगे जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये हो गया आपका आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर यूज कर लें यहाँ पे, वैसे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, अब आपको रिलेशन लिखना है। ठीक, तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखें कि चलो वेक्टर वाइज लिखते हैं। तो डीबी वेक्टर जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, यही होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो डीएल क्रॉस आर को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट, अब मैग्नीट्यूड बनाए, इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करें तो म्यू नॉट आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर क्यूब। थीटा क्या होता है भाई, थीटा जो होता है एंगल बिटवीन डीएल एंड आर होता है। तो यहाँ पे डीएल और आर के बीच में कितना एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है वो है 90 डिग्री का, क्योंकि ये सर्कल की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, सेंटर से जो रेडियस किसी भी टेंजेंट पे पड़ेगा तो 90 डिग्री पे पड़ेगा। तो स्मॉल एलिमेंट है हमारे पास, मतलब यहाँ जो थीटा है वो 90 डिग्री है, और इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, और ये आर से ये आर जो है एक कट जाएगा, एक बचेगा। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको इसी तरह रहने दो, आई, ठीक है, साइन थीटा तो 1 हो गया, बचा क्या, डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग लिखते रहिए एलिमेंट्स, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप बात करोगे P, तो वो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये स्मॉल आर की अगर आप बात करो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है कि नहीं, रेडियस के बराबर, तो आप रेडियस की वैल्यू रख ली हो यार। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ पे बचा b इक्वल्स टू म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट,
रेडियस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन बचा किसका, डीएल का। तो डीएल था क्या, डीएल था स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। तो ये डीएल का इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसका क्या मतलब होता है, छोटे 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 बहुत ढेर सारे डीएल्स को ऐड कर देना। यानी जब सारे डीएल्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सरकमफेरेंस। क्या मिलेगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है ये, 2 पाई कैपिटल आर। पाई से पाई निपटा, 2 से 2 निपटा, आर से एक आर निपट गया। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मतलब सेंटर ऑफ, ध्यान से, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2r। थीटा कैसे 90 हुआ, ये ध्यान देने वाली बात है, बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूफ आता है, ध्यान दीजिए। ये चीज समझ में आ गई, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। डायरेक्शन की बात करें कि सर जी डायरेक्शन किधर होगा, तो बाबू ध्यान से समझना, सब देखोगे डायरेक्शन में कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। हमारे मास्टर साहब ने बताया है कि डीएल की डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे डीएल अगर देखोगे तो करंट इधर की तरफ है, यानी डीएल की डायरेक्शन इधर होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, एकदम होगी। और क्या करना होता है, डीएल क्रॉस आर करना होता है, मतलब डीएल के डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, डीएल के डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, आर के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, आर के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, थंब कहाँ आएगा, बाहर। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आउटसाइड द प्लेन होगा, बात खत्म। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आउटसाइड द प्लेन होगा। इतनी बात क्लियर। दो बातें हैं, मतलब दो बातें क्या है, मतलब समझो। एक चीज ये मैंने बता दिया कि कैसे ये हमने डायरेक्शन निकाला है। दूसरी बात, सर्कुलर लूप का एक चीज आप याद रखना, सर्कुलर लूप का कुछ करना नहीं है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन में घुमा दो, करंट के डायरेक्शन में घुमा दो, करंट के डायरेक्शन में घुमा दो, बाहर आ जाएगा। यही करंट अगर क्लॉकवाइज रहता, ये करंट क्लॉकवाइज रहता तो करंट के डायरेक्शन में घुमा देते, थंब जिधर आता वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होता। तो ये भी आप कर सकते हो, मतलब नीचे लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो बी फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो बी फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन लिखते रहिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो बी फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जिसने लिख लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट लो, मिटाऊंगा मैं। Direction of magnetic field can also be find out by using right hand thumb rule। चलो मिटा रहा हूं मैं, रब कर रहा हूं। प्रजापति समझ में आया, हाँ सर। ये था सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पे, ठीक है। अब जरा मेरी बात याद रखिएगा, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए अब हम अगला करने जा रहे हैं, आप हेडिंग डाल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर आर्क, ARC आर्क, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अभी सर्कल हमने कंप्लीट देखा था, अब सर्कुलर आर्क देखेंगे। मतलब यहाँ पे ये आर्क होगा, कहीं ना कहीं ये सेंटर बना रहा होगा। भाई आर्क का क्या मतलब है, आर्क का मतलब है, आर्क का मतलब है सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाओ। तो ये सर्कुलर आर्क जो सेंटर पे रेडियस बना रहा होगा, भाई ये सर्कल का ही पार्ट होगा। तो सेंटर पे रेडियस बना रहा होगा, उसको हम आर मान लेते हैं। करंट जो है आई मान लेते हैं। अभी देखो मैंने करंट की डायरेक्शन अभी बदल दिया पिछले वाले से, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। म्यूट करो भाई। तो यहाँ पे जो है ये हो गया। अब ध्यान समझना, सारे प्रोसीजर्स वैसे ही जैसे हमने अभी तक किया है। छोटा सा एक एलिमेंट मानिए डीएल, बायोट-सावर्ट्स लॉ यही कहता है
इस डीएल को उस पॉइंट से जोड़ दीजिए जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आप स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख लीजिए, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, करंट एलिमेंट डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको लिखना है डीबी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखना है डीबी। तो अब देखो, बार बार आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखवाऊंगा मैं, क्योंकि वो पहला बार समझाना था मुझे। आप एक बात समझो, क्या यहाँ पे भी डीएल और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल होगा? ये रेडियस की तरह ही काम करेगा, 90 डिग्री का एंगल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये भी जो है आर वेक्टर होगा या नहीं होगा? जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, एकदम होगा। तो हम सीधे सीधे मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं म्यू नॉट आई। एक काम करो यार, बोर्ड वाले जो बच्चे हो, सर्कल वाला देख लिए ना कैसे फॉर्मूले को क्रॉस प्रोडक्ट को हमको मैग्नीट्यूड में बदलना है? सेम वही तरीका होता है। थीटा अभी भी 90 डिग्री है, साइन थीटा 1 हो जाएगा, ठीक? उस तरह से कर सकते हैं आप। लेकिन अब हम एक स्टेप स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक? लेकिन वो प्रोसीजर आपको इंक्लूड करना है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। अब चलो बच्चे, म्यू नॉट आई, इसको डीएल अपॉन आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं भाई, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई है। पीछे आपको दिखाया हूं मैं, वहां से आप रिवाइज कर लेना। नीचे क्या बचा? 4 पाई, और यहाँ क्या बचा? आर क्यूब बचता है ना। ऊपर अगर आर वेक्टर आप लगाते हो तो नीचे आर क्यूब रहता है, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ आर से ये आर कट गया 2 बार में, बचा क्या? म्यू नॉट आई डीएल 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आया? ये स्मॉल जो है मैग्नेटिक फील्ड आया। यहाँ पे हियर मैं लिख ही दे रहा हूँ, थीटा 90 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात ध्यान समझना बाबू, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, आर्क के वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो यहाँ पे B इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB, यानी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को आया ना, यानी कि B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब बात आती है सर जी, ये डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब क्या? डीएल 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 छोटा छोटा डीएल मिला के पूरा ऐड कर दो। तो पहली बात की ये आर्क लेंथ कितनी होगी? जैसे पिछले में देखा था हमने 2 पाई आर लिख दिया था, क्योंकि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल था, सर्कल को क्लोज हमने मानना क्या था? सर्कल क्लोज होता ही है, ठीक है। यहाँ पे आर्क है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो ये आर्क है तो आर्क, ये एंगल थीटा मान लो, सॉरी यार ये एंगल थीटा दिया होगा, ये एंगल थीटा मान लो, ठीक है। तो आर्क है तो जो थीटा गिवन है उसके टर्म में निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो यार? निकाल सकते हो। तो अंशुल बताएंगे, अंशुल जी बताएंगे आर्क और थीटा में क्या रिलेशन है, जल्दी बोलो भाई अंशुल। नहीं पता है? नो सर। बताओ, क्लास 9 10th की बात तुम लोग को नहीं पता है, 12 में पहुंच गए हैं। राहुल, नहीं रुक जाओ राहुल, रुक जाओ राहुल, रुक जाओ। त्रिलोकी मौर्य यस सर। बताइए आर्क और थीटा में रिलेशन। सर थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या भाई अंशुल ये नहीं पता था? ध्यान दो यार, ये छोटी छोटी बातें 9th वाली, कैसे काम चलेगा? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो डीएल की अगर आप बात करोगे तो ये आर्क लेंथ आनी चाहिए, और हमको पता है थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? थीटा इंटू रेडियस। मतलब ये जो डीएल है इसके जगह हम सिंपली थीटा इंटू आर लिख सकते हैं। थीटा गिवन है, सेंटर पे ये आर्क कितना एंगल बना रहा है वो आपको गिवन है। यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ थीटा इंटू रेडियस, ठीक। आर से एक आर और कटा, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई? म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ठीक। ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। डायरेक्शन की अभी फिलहाल बात कर लें, इस करंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ नहीं, हमारे गुरुजी ने सिखा दिया, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, जो जहां बैठा वहां कर्ल करेगा। करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो क्या होगा? अंगूठा किधर आ रहा है भाई? अंदर की तरफ,
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ, क्रॉस बना दिया, समझ गए। करंट इधर रहता तो इधर कर्ल करते, अंगूठा किधर रहता, बाहर, तो आउटसाइड द प्लेन हो जाता। ठीक है, अभी इनसाइड द प्लेन है। बात यह है कि सर इसका करेक्शन चेक करिए, ये थीटा के टर्म में आया है तो करेक्ट है कि नहीं है। तो जैसे देखो, अभी आप कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे थे, तो कंप्लीट सर्कल में ये एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभिषेक कंप्लीट सर्कल में ये एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभिषेक? हाँ सर। कंप्लीट सर्कल सर में ठीक थीटा की वैल्यू, सर। सर टू टू पाई ना। हाँ 360 डिग्री, वेरी गुड। तो जैसे ही 2 पाई करोगे, यहाँ थीटा की जगह 2 पाई करोगे तो 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, पाई से पाई कट जाएगा, तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा, जो पीछे हमारा रिलेशन आया हुआ है, आया था ना। अरे बोलो यार, अभिषेक लिखे नहीं हो क्या? यस सर, लिखे हैं कि नहीं, चलो, बंद रखिए। तो ये थीटा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अभी जैसे समझिए ये रिलेशन है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लिखते रहा करो यार, बाकी मैं रब कर रहा हूँ, आगे देखेंगे। मिटा रहा हूँ, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। रिलेशन याद करोगे, सर्कल के लिए याद करना ही नहीं पड़ेगा, सेंटर पे। अब जरा देखो, बस एंगल की वैल्यू बदल देनी है। जैसे समझो मेरी बात, हमने देख लिया कि आर्क की वजह से क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, ये जो हमारा रिलेशन आया, सर्कल की बात होती, मतलब कि इसमें क्या है, पहली बात कि कंप्लीट सर्कल की बात होती, कंप्लीट सर्कल की बात होती, तो थीटा को हम 2 पाई से रिप्लेस कर देते, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। दूसरी बात, सेमी सर्कल की बात होती, सेमी सर्कल की बात होती तो आशीष बताओ, सेमी सर्कल में थीटा क्या हो जाएगा? तो 180 डिग्री। वेरी गुड, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब पाई। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह जैसे ही पाई रखोगे, पाई से पाई निपट जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। वैसे भी देख सकते हो आप, सर्कल के लिए इतना है तो सेमी सर्कल के लिए इसका आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तीसरी बात, क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट जानते हो ना, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ सर्कल। तो अब बताएगा कौन, त्रिलोकी बताएगा, क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो। π/2 सर। वेरी गुड, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। क्वाड्रेंट जानते हो कैसा होता है, देखो मैं बना दे रहा हूं इस तरह से। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये सेंटर ओ है, ये आर्क है, इसमें करंट अगर ऐसा है तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, मतलब सर्कल का 1/4। ठीक है, तो π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह जैसे ही π/2 करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही देखो, क्वाड्रेंट क्या है, सेमी सर्कल का आधा, तो सेमी सर्कल में 2 से डिवाइड करो, यही बन जाएगा। ठीक, अब बात यह है कि ये तो सर आसान आसान वाले थे, तुमसे पूछ देगा एग्जाम में 120 डिग्री एंगल लेके। ठीक है, तो वहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा आपको थीटा वाला, थीटा की जगह 120 को रेडियन में रखिएगा, 120 को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो ये क्या कर सकते हैं आप, आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ये सर्कल के सेंटर पे, आर्क के वजह से सेंटर पे हमने क्या देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड देख लिया। इतनी बात क्लियर, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो यार, कोई दिक्कत भाई दीपक? नहीं सर। चलो ठीक है, और कौन, राहुल? नहीं सर। ठीक है, चलो ठीक है, शिवेंद्र पांडे? नहीं सर। ठीक है, भानु आया समझ में? यस सर। ठीक, चलो, ओहो, नोट कर लिए थे?
जल्दी अभी भी कर लो यार। यहाँ कुछ लिखा नहीं था, यहाँ लिखा था क्वाड्रेंट, थीटा बराबर पाई बाई 2 डायग्राम बना था। इतना स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, लेना है तो। चलो रब कर रहा हूं, ठीक है। अब जो हमको देखना है, हमने क्या करा, हमने ये सब चीजें पीडीएफ में इस तरह से नहीं मिलेंगी लेकिन इस तरह से नहीं मिलेंगी। आपको जो है ये सारी चीजें बोर्ड से लिखनी थी, ठीक है। तो वीडियो है ही है, आप छूट गया होगा देख लेना। अच्छा आगे देखते हैं। तो अब हमको देखना है भाई, हमने सेंटर पे देख लिया लूप की वजह से, अब हमको लूप की वजह से उसके एक्सिस पे देखना है, ठीक है। उसके एक्सिस पे, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर रिंग, एक्सिस पे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, उसी तरह हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो कुछ मिलता जुलता रिलेशन ही आता है, लेकिन फटाक से देख लेते हैं। तो जल्दी से, यहां मान लो रिंग है, ये रिंग का सेंटर है, ये पॉइंट है तुम्हारा P। इस पॉइंट P पे जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये रेडियस दिया हुआ है, ये दूरी x दे रखी है, इस सेंटर O से x तक की दूरी है ये P, ठीक है। ये इसमें करंट बह रहा है I, इसमें करंट क्या बह रहा है I, ठीक। ये बात समझ में आती है। अब जरा आपको ध्यान देना, यहां पे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो जरा, आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया DL, क्या ले लिया DL, ठीक है। चलो काम करते हैं, अभी मैं फिलहाल करंट की डायरेक्शन बदल रहा हूँ। आप वो भी ले सकते थे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, मुझे समझाना है कुछ इसलिए मैंने ऐसा किया। तो DL ऐसा है। अब हमारे गुरुजी ने बताया है करना क्या है, जो आप एलिमेंट मानते हो वहां से उस पॉइंट को जोड़ो जिस पॉइंट पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट को जोड़ो, ठीक, जोड़ दिया। इसको हमने R बोल दिया, R वेक्टर बोल दो अगर आपको वेक्टोरियली दिखाना है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात कि अब हमको देखना है, हमको रिलेशन लिखना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि भाई ये DL एलिमेंट जो हमको मैग्नेटिक फील्ड देगा, और छोटा वाला मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I DL क्रॉस R वेक्टर अपॉन 4 पाई RQ। इतना तो होगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो बता दो यार। चलो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो है DL क्रॉस R की बात करें तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई DL R साइन थीटा अपॉन RQ, ठीक है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। R से ये कटा 2 बार में, तो बचा क्या, म्यू नॉट I DL साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हमने निकाला। अब बात ये है कि ये सर जी थीटा कितना है, ये यहाँ पे थीटा कितना है ये देख लिया जाए। तो बाबू समझो, थीटा कोई बताना चाहेगा क्या कितना है, DL और R के बीच का एंगल सर 90 डिग्री। कैसे, यहाँ ऐसे पे रिंग है, हाँ रिंग है, रिंग, हाँ तो रिंग का जो होता है परपेंडिकुलर ही जाता है ना। चलो तो जाता है, तुम पढ़े हो तो जानते हो। अब जैसे मान लो ये है रिंग है, ठीक, यही DL एलिमेंट है जो कटा हुआ है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमको जो है किसी इस पॉइंट पे निकालना है। तो DL को जो है यहां से इस पॉइंट पे हमने जोड़ दिया, कहाँ गया, इस पॉइंट से। तो अब बताओ DL और इसके बीच में एंगल, यही तो R वेक्टर है। तो DL और इसके, हाँ एक मिनट सीधा करने दो, DL और इसके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री लग रहा है क्या, 90 डिग्री लग रहा है किसी को, लग रहा हो तो बताओ। भानु, ऐसे तो हाँ लग रहा है, ऐसे अगर अपने उचिम रख के बनाए तो लगेगा। क्या रख के बनाए, अपने पास जो रिंग है अगर हम यहाँ हाथ में लेकर विजुलाइज करें तो अच्छे से विजुलाइज होगा, वैसे दिख रहा है वैसे भी। 90 डिग्री दिख रहा है क्या, समझो। DL जो
देखो देखो देखो, समझो मेरी बात। ये जो एंगल तुमको दिख रहा है इस आर में और इस रिंग में, मेरा अंगूठा देखना, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये जो है ये डीएल और आर के बीच का एंगल है ही नहीं। पहली बात, ये एंगल डीएल और आर के बीच का एंगल है ही नहीं। डीएल की डायरेक्शन किधर होती है? करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो करंट ऐसा जा रहा है तो डीएल की डायरेक्शन इधर हो, ठीक, ये हो। अब मेरी बात ध्यान समझो, जैसे मान लो इसमें करंट करंट जो है इस तरह से बह रहा है, इस तरह से करंट इस तरह से बह रहा है, तो इस डीएल की डायरेक्शन किधर होगी? देखो यहाँ पे 3D नहीं समझ में आएगा आप लोगों को बोर्ड पे, ठीक है। अब जरा मेरी बात समझना, जैसे ऐसा है तो यही है डीएल, करंट ऐसा बह रहा है, तो डीएल की डायरेक्शन कैसे होगी? इस तरह से होगी, इस तरह से, समझ में आ रहा है? इस तरह से, ठीक है। ये होगा डीएल का डायरेक्शन। ये मार्कर का टिप जो होगा ये डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि करंट ऐसा बह रहा है तो इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये इस तरह से जो होगा डीएल का डायरेक्शन होगा, ये ऐसा, ठीक। अब ये डायरेक्शन इमेजिन करना, क्योंकि मेरे पास दो ही हाथ हैं, ये डीएल की डायरेक्शन इमेजिन करना, अपने दिमाग में रखे रहना। और अब इसको मैं बना रहा हूँ। अब बताओ डीएल और ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अंदर की तरफ एक जा रहा है ना, वो इसके साथ 90 डिग्री अब बनाएगा, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान देना है, ठीक। ये जो डीएल है, अच्छा वैसे रिंग समझो ना, ये रिंग ऐसा थोड़ी ना है, ये रिंग ऐसा है, ये रिंग इस तरह का है। डीएल ऐसा सॉरी डीएल ऐसा जा रहा है, ऐसा। भाई करंट ऐसे बह रहा है, अगर करंट इस तरह से जा रहा है, डीएल ये रहा होगा, ये होगा डीएल, ये, ठीक है। और यहां से अगर तुम निकालोगे ये 90 डिग्री पे ही निकलेगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेन अलग हो जाएगा, प्लेन अलग हो जाएगा, ठीक। तो याद रखना है हमें, ये डीएल और आर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। हियर हियर द planes of dl vector and r vector are different, so theta will be 90 डिग्री। इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ पे आप dv को क्या लिखोगे? फिर dv को लिख दोगे म्यू नॉट आई dl, ये तो 1 हो गया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये आप लिख दोगे, ठीक। अभी r की वैल्यू कितनी है यार? r की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये बात समझ में आ गई, ये हमने रिलेशन अभी तक कितना फाइंड आउट कर लिया स्मॉल एलिमेंट की वजह से। अब जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, वो आपको बताना है। अब देखो जरा ध्यान से, मेरी बात ध्यान समझना, डीएल अंदर की तरफ है, देखो ये आगे वाला पार्ट है रिंग का, देखो मैं बार बार कह रहा था रिंग इस तरह का है, इस तरह, ये इस तरह का रिंग है, तो डीएल उधर की तरफ होगा ना डायरेक्शन डीएल का, तो आपको डीएल क्रॉस आर करना होता है, तो डीएल उधर, ठीक है। अब क्रॉस आर करोगे तो डीएल, देखो डीएल और आर की तरफ क्रॉस करना है आपको, आर की तरफ, डीएल की तरफ ऐसे उंगली बनाए रखना है, आर की तरफ क्रॉस करना है, तो अंगूठा देखो मेरा किधर आ रहा है, ठीक। मतलब इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो इस तरह का आने वाला है, ठीक। मतलब इससे 90 डिग्री पे होगा वो, ये वाले से 90 डिग्री पे। आपको पता भी है कि जो डीबी होता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो जो है आर से और डीएल दोनों से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो कैसे किया हमने, ये डायरेक्शन वगैरह निकालना आना चाहिए, कैसे किया हमने, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल की डायरेक्शन स्पेसिफिक होनी चाहिए। यहाँ पे ये इधर की तरफ दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे की तरफ बना नहीं सकता, ठीक है, चलो इधर मत दिखाओ अगर तुमको दिक्कत हो रही है। ये करंट जा रहा है, बस मैं इसलिए दिखा रहा था कि ये करंट ऐसा जाएगा तो करंट की डायरेक्शन में डीएल हो जाएगा, मैं इसलिए दिखा रहा था, लेकिन एक्चुअली 3D रिंग है, ये इस तरह का रिंग है,
तो करंट अगर ऐसा जा रहा है तो डीएल की डायरेक्शन पीछे होगी, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो हुआ क्या, वही चीज हुई, इसमें डायरेक्शन नहीं समझ में आया। चलो तो ये हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे एक एलिमेंट डीएल ले लिया जाए सेम सिमेट्रिकल, ठीक है, तो ये डीएल जो होगा इस तरह से जुड़ेगा, यहाँ पे ये भी आर वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ डीएल की जो डायरेक्शन होगी किधर होगी, डीएल क्रॉस आर, ठीक है। डी अभी देखो यार, यहाँ पे 3D बात है, यहाँ पे ऐसा है, मान लो तो ये डीएल मैंने लिया है और करंट हम ऊपर जाते हुए मान रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट का जो डीएल होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, करंट के डायरेक्शन में इस तरह से मार्कर की तरफ, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर जब आप करोगे, डीएल ऐसा ऐसे मोड़ना पड़ेगा तुमको, क्रॉस आर जब करोगे तो इस तरह से डायरेक्शन आएगा थंब, मतलब इस पॉइंट पे इस तरह से, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो आर वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर एक जो है हमको डीवी मिलेगा यहाँ, ठीक। एक काम करो, ये एंगल थीटा है, हमने माना ये एंगल क्या माना, थीटा। तो अच्छा ये 90 डिग्री पे नहीं है वैसे, इसके 90 डिग्री पे है, ये वाले के 90 डिग्री पे है, ये लाइन के 90 डिग्री पे नहीं है, इसके 90 डिग्री पे है, ठीक है, इसके 90 डिग्री पे है ये। फिर से मैं बना रहा हूँ, ये जो है डीबी है, ठीक। तो अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, ये डीबी, एक चीज याद रखना, ये जो एक्सिस है इसके 90 डिग्री पे नहीं है ये डीबी आर के 90 डिग्री पे है, क्योंकि बायोट-सावर्ट्स लॉ में मैंने कल ही बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो ये आर और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये आर के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, आर से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब जरा ध्यान समझना, ठीक है, यहाँ पे एक ये लाइन हम इसके परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। अब देखो ध्यान समझो, ये डायग्राम मैं थोड़ा रब करके फिर से एक्सप्लेन करता हूँ सबके लिए, ध्यान देना, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना। फिर से डायग्राम बना रहा हूँ वही वाला, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे मान लो ये थीटा एंगल है, सॉरी रिंग है, रिंग का सेंटर है, इसका पॉइंट P है जो कि x दूरी पे था, और यहाँ पे रेडियस r है, सीधी बात। डीएल हमने ले लिया, कॉन्सेप्ट वाइज आ रहे, ये डीएल ले लिया, इस डीएल को उस पॉइंट से जोड़ना है जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हमने ऐसा जोड़ दिया, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। ये जो है ये है r, इसकी वैल्यू कितनी होगी, √x² प्लस कैपिटल R², ठीक है, ये होगी। ये एंगल थीटा तुमको गिवन है, और गिवन क्या है, हमने अज्यूम किया है ये थीटा, इस थीटा को अभी चेंज कर देंगे, ये थीटा तुमको ऐसा मिला हुआ है। इसमें करंट हमने इस तरह से माना आई और ऐसा, ठीक। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये रिंग इस तरह का है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये रिंग इस तरह का है, और करंट अब हमने थोड़ा सा चलो इस तरह से माना, थोड़ा आपको दिखाई देगा, नहीं तो नीचे बन जा रहा था तो कंफ्यूजन हो रहा था सबको। इस तरह से करंट होगा, तो ये अगर एलिमेंट डीएल है, ये जो कटा हुआ पार्ट है, ये देखो ये जो कटा हुआ पार्ट है इसको समझना, ये एलिमेंट डीएल है, तो डीएल क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में होता है उसका डायरेक्शन, तो डीएल का डायरेक्शन यही है, ये मार्कर डीएल का डायरेक्शन ये है, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ठीक है। तो इधर डीएल डीएल हो गया, आर की तरफ कर्ल करना है, तो डीएल और आर ऐसा था तो आर की तरफ कर्ल करना है, देखो यहाँ आर की तरफ कर्ल करना है, डीएल का डायरेक्शन बिना चेंज किए आर की तरफ कर्ल करना है, तो थंब देखो कैसा आ रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डीबी इस तरह से होगी, और ये आर के परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता है बायोट-सावर्ट्स लॉ से, ठीक। किस तरह से हमने निकाला वो आपको ध्यान देना है, राइट हैंड थंब रूल से, बस सिंपल सा कर्ल करके, क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट, ये डॉटेड लाइन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये देखो ये एंगल अगर थीटा है
तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 था, ये थीटा था, तो ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा होगा। क्या 90 माइनस थीटा हो गया? अच्छा, ये आर से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है 90 डिग्री बना रही है, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ये थीटा हो गया। इस डीवी के कंपोनेंट्स हमको लेने होंगे। सबको मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपोनेंट लेने की जरूरत कब पड़ती है, ये किताबों में नहीं लिखा रहता है। कंपोनेंट हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कंपोनेंट लेना है या नहीं लेना है? कंपोनेंट लेने की जरूरत कैसे पड़ती है? पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर आप यहाँ पे सिमिलरली डीएल एक एलिमेंट ले लोगे ना, या ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, अब देखना, जरा ध्यान देना, यही था, यहाँ पे अगर आप एक डीएल ले लोगे तो इस तरह से करंट घूम रही थी, इस तरह से, इस पॉइंट का जो डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, और इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, ये आर। ठीक, तो अंदर की तरफ रह के, अंदर की तरफ रह के जब आप कर्ल करोगे तो इसका डीएल इधर आने लगेगा। ठीक है, तो देख रहे हो, एक बात हमेशा याद रखो, जब भी वेक्टर क्वांटिटीज के अलग, मतलब जब भी अलग अलग कंपोनेंट्स की वजह से जो वेक्टर क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो उसके कंपोनेंट्स को हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी रिंग के हमने रिजॉल्व किया था, तो वहां पे भी साइन कंपोनेंट क्या हो गए थे, कैंसिल आउट हो गए थे, और कॉस कंपोनेंट ऐड होके हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था, अगर आपको याद है तो। ठीक, उसी तरह क्यों हमको रिजॉल्व करना पड़ा था, वहां भी अलग अलग एलिमेंट्स के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो क्या हो रही थी, लगातार चेंज हो रही थी। तो ये डायरेक्शन चेंज, अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड खुद ही वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा। हम डायरेक्ट ये डीबी नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ जो डीबी आपने निकाला है ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा। तो अब समझ में आ रहा होगा शायद कि कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत कब क्यों पड़ती है। वहां भी इसी तरह ब्रेक किया था हमने साइन कॉस में, और यहाँ भी हम ब्रेक करने जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शंस हर एलिमेंट की वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे तो हमको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये डीबी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, आएगा ना, एक कंपोनेंट जो है डीबी का इधर की तरफ आएगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, डीबी कॉस थीटा होगा, डीबी कॉस थीटा होगा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, ये क्या होगा, डीबी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो डीबी साइन थीटा इधर आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर आप यहां की बात करो, ये वाले एलिमेंट की वजह से बात करो, ये वाले एलिमेंट की वजह से बात करो, जस्ट सिमेट्रिकली अपोजिट, तो ये भी आर होगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ये बनाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, नीचे वाला बनाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, तो इसका भी जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आएगी, इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी डीबी। ठीक है, इस ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक, तो इसका यहाँ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, और इधर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, डीबी साइन थीटा। अब देखोगे डीबी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, डीबी साइन थीटा। ये हम दो कंपोनेंट केवल अभी तक देखा हमने। रिंग के ऊपर बहुत ढेर सारे इस तरह के कंपोनेंट होंगे, और सबके साइन कॉस कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो हमारे पास बचेगा वो कौन बचेगा, केवल साइन कंपोनेंट बचेगा। ठीक है, तो अब जरा हम देखते हैं ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना कि अब देखते हैं हम यहाँ पे जब आप निकालोगे तो हमको पता चला कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, डीबी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू ये ट्रायंगल से निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा की जब वैल्यू निकालोगे, आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा,
हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मेरे पास जगह थोड़ा कमी है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये स्मॉल आर की जगह क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा की जगह क्या रखोगे, साइन थीटा की जगह ये क्वांटिटी क्या, आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका बचा, डीएल का, ठीक है, डीएल का इंटीग्रेशन बचा। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएल मतलब कि एक छोटा सा एलिमेंट, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर क्या है, 1/2, तो कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, 2 से ये 4 क्या हो गया, 2 बार में कट गया, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, नीचे कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, अच्छे से लिखिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये रिलेशन आता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अभी किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो यार। ये 2 बच गया है, ये 2 हमको लिखना है यहाँ पे, नीचे 2 भी है, ठीक है, अब नोट करिए। तो बोर्ड के बच्चों को ध्यान देना है, ये प्रूफ बोर्ड एग्जाम में है, और ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो एक चीज समझो, मैंने यहाँ पे एक चीज समझना बाबू सब लोग, कि ध्यान से देखो, यहाँ पे ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, ये रुक जाओ यार, ये कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ये फाई का या ये थीटा अलग है बाबू, ये थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल है, जो कि 90 डिग्री हो चुका है। अरे ये वाले डीएल और आर के बीच का एंगल है ये थीटा, ये 90 डिग्री है, देखो हमने लिख भी रखा है, ठीक है। और बाकी यहाँ जो थीटा जूम की हो, एक काम करो, इसको फाई कह दो, इसको जो है फाई कह दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फाई क्या है, फाई जो है डीएल और आर के बीच का एंगल है, वो 90 डिग्री है, कैसे है वो आपको मैंने समझाया, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो थीटा यहाँ पे हमने अज्यूम किया, ये अजम्पशन है हमारा। एक चीज और, एक चीज मैं और बता दूं, शायद आप अलग अलग किताबों में देखोगे ना, तो ये तुमको दिखेगा कि साइन कंपोनेंट उनका कैंसिल हो रहा होगा, कॉस कंपोनेंट ऐड हो रहा होगा। किसी किसी बुक में क्या होता है कि साइन कंपोनेंट उनका कट हो रहा होता है, और कॉस कंपोनेंट ऐड हो रहा होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, वो उस समय पे ये थीटा ना मान के ये वाला एंगल थीटा मानते हैं, ठीक है, यहाँ वाला ये वाला एंगल वो थीटा मान रहे होते हैं, ठीक, ये एंगल थीटा नहीं मानते हैं। तो मेरा ये वाला एंगल थीटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मेरा कॉस कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है, साइन कंपोनेंट ऐड अप हो रहा है, रिलेशन फाइनली यही आएगा। क्या है रिलेशन, मैं पढ़ दे रहा हूँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कुछ कुछ मैच कर रहा है, ठीक है, वहां थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है, ठीक। आप जैसे ही x की वैल्यू जैसे ही जीरो करोगे, x की वैल्यू जैसे ही जीरो करोगे, मतलब ये वाला पॉइंट सेंटर पे लाओगे, आप देखना सेंटर ऑफ लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वही आ जाएगा। x की वैल्यू जीरो करो, x की वैल्यू जीरो करोगे तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, और ऊपर का आर स्क्वायर नीचे के आर क्यूब को कैंसिल करेगा, आर बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा। समझ में आया। अब इसे कोई दिक्कत हो तो पूछो। नहीं सर, वही थोड़ा डायरेक्शन में था दिक्कत। डायरेक्शन में ये वाले सब में, कौन से वाले डायरेक्शन में, हाँ उसी सब में सर अगर हम हाथ नीचे करके आई के डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हमारा डीवी नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है। अगर सर हाथ हम नीचे करके राइट हैंड को नीचे करके करें सर, उसको कर्ल करें, तो हमारे डीवी का डायरेक्शन हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। चलो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये देखो करंट तुमको ध्यान से देखना होगा, ये इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, किस तरह से है,
समझो, ये वाले पार्ट को हमने जो है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है ये आगे वाला पार्ट है, मतलब रिंग का आगे वाला पार्ट है। ये जो आगे वाला पार्ट है वो है ये आई, नीचे आ रहा है यहाँ पे, मतलब इस तरह से जो है कर्ल हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्लासरूम में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े हैं। तो रिंग से रिलेटेड सारे एप्लीकेशन हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करके देख लिया। ठीक, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से हमने रिंग का सारा चीज समझा। अब ध्यान क्या देना है, अब ग्राफ देखना है, इसका ध्यान दीजिएगा। ग्राफ देखना है तो यहाँ पे जो है आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से निकलता है, इस तरह से चला जाता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, ये सेंटर है। अगर तो सेंटर के टॉप में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रिंग के सेंटर पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक, तो ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ होता है। ठीक, आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमा तो ऑलरेडी पता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने मैक्सिमम मिनिमम निकाला था, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी हमको सेंटर पे पता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो उसके वजह से हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो समझना ध्यान से। चलो ठीक है, तुमने हेडिंग डाल लिया होगा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो है हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। वो अभी करेंगे, बस 2 मिनट का एक चीज है रिंग से रिलेटेड, इसीलिए मैं यहाँ रोक रहा हूँ। तो रिंग का जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया एक्सिस पे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक, ये रिलेशन आया था। एक काम किया जाए, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ठीक, जब आप करोगे तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, एक बात बताओ, आई इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है? आई इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। कैसे? करंट इंटू एरिया ही तो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट आई, अच्छा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल एम, नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ये आ जाता है हमारा बी की वैल्यू। अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स होते, अगर ये रिंग में एक टर्न ना हो के बहुत ढेर सारे टर्न होते, n नंबर ऑफ टर्न्स होते, ये n से आप मल्टीप्लाई कर देते। ठीक, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो b की वैल्यू क्या हो जाती? 2 म्यू नॉट n m अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। अब जरा इसको देखना, सब लोग समझना। अगर मान लो ये x की वैल्यू जो है बहुत बड़ी हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए r के, x की वैल्यू ज्यादा बहुत बड़ी हो जाए रिंग के रेडियस, तो ये रेडियस को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 2 से 2 कटेगा, एक्स क्यूब बचेगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 टाइम्स म्यू नॉट एन एम अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, यही आ जाएगी। ठीक है, तो ये तुमको, अगर तुम अच्छे से ध्यान से देखो ना, तो ये तुमको दिख रहा है किसकी तरह पता है? डाइपोल मूवमेंट के एक्सियल पॉइंट पे जो है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था उसकी तरफ। जरा समझो कैसे, मेरी बात ध्यान समझना जी। अच्छा देखो, एक चीज समझो, मैग्नेटिक मूवमेंट का मैं बताया था, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को मैंने बताया था कि आई इंटू ए तो होता है, अगर n नंबर ऑफ टर्न होंगे तो n आई ए हो जाता है वो, है ना? ये n भी m के ही साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुल मिला जुला के टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, अब जरा मेरी बात ध्यान समझो, वहां क्या होता था एक्सियल पॉइंट पे 2kp
2kp अपॉन एक्स क्यूब, यही होता था तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन। ठीक, कितना होता था 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ये होता था 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखो वहां का k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का k क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही k है। तो 2k p की जगह m अपॉन एक्स क्यूब, देख रहे हो एनालॉग लेके, क्योंकि n और m कुल कंबाइन होके m बनते हैं। ठीक है, m का मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला जो बताया था वो क्या था, NIA, n जो है नंबर ऑफ टर्न है, मैंने बाद में नंबर ऑफ टर्न लिख दिया तो इसको n अलग लिख दिया, ऑब्वियस खाली मल्टीप्लाई करने का है ये। ठीक है, तो वही आया 2kp अपॉन एक्स क्यूब, देख रहे हो, उसी तरह से एनालॉग लिया जा सकता है। ये एक्सियल पोजीशन पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि ये जो रिंग होता है ना ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो यहाँ भी दो तरह के पोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे वहां दो तरह के चार्जेस होते थे प्लस माइनस, तो मैग्नेट्स में भी दो तरह के पोल्स होते हैं, तो उसी तरह से बिहेव करता है। तो ये भी रिलेशन है, आपको ये यहाँ से लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझ में आ गया होगा, रब कर रहा हूं और आगे देखते हैं स्ट्रेट करंट करिंग वायर वाला। देखो प्रूफ वगैरह में जो है मैथमेटिक्स घुसा हुआ है, इंटीग्रेशन घुसे हुए हैं, तो ध्यान देना है। सीबीएसई के में ये प्रूफ है नहीं, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसका फाइनल रिलेशन जो है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसको फटाक से करा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हेडिंग डाल लिए होगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट करिंग वायर। ये स्ट्रेट करंट करिंग वायर है, इसमें करंट की डायरेक्शन है इस तरह, आई करंट। किसी पॉइंट पी पे जो है हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये पता चले ये वाले टिप से ये पॉइंट पी, मान लो ये वाला θ1 एंगल बना रहा है और यहाँ θ2 एंगल बना रहा है। ठीक, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, मतलब इस एंड से स्ट्रेट लाइन के इस एंड से ये पॉइंट θ1 एंगल बना रहा है और इस वाले एंड से θ2 एंगल बना रहा है। ठीक, चलो अच्छा करते हैं, ध्यान दो, ये तुमको r दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन से ये दूरी r दे रखी है, मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर दूरी है पॉइंट पे की ये r दे रखी है, हमको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक एलिमेंट मानना होगा dl। तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट dl जो है यहाँ पे मान लिया, dl एलिमेंट मान लिया। ठीक, और आप एक काम करो, ये अब दूसरा काम क्या होता है कि dl को p से जोड़ना होता है। dl को p से, देखो सारा प्रोसीजर वही है बायोट सावर्ट्स का, dl को p से हमने जोड़ दिया। ठीक, इसको आप क्या मान लोगे, r। ठीक है, ये r मान लोगे आप। ठीक है, ये एंगल जो बना रहा है इसको थीटा बोल दो, थीटा बोल दे रहा हूं मैं ये एंगल को। ठीक, वही थीटा वेरी करेगा, आप इस dl को इधर भी मान सकते थे ना, तो वो थीटा इधर हो जाता, तो थीटा ही वेरी करेगा, इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो अब जरा आगे देखते हैं। तो देखते हैं, ये r मान लिया हमने, ये कैपिटल R मान लिया, इस वाले लेंथ को जो है L मान लेते हैं, मतलब यहां से जो dl की लेंथ है उसको L मान लेते हैं। अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब आप लिखोगे वहां पे तो लिखना होगा म्यू नॉट I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन 4 पाई r क्यूब, यही होता है। ठीक है, अब देख लिया जाए, यहाँ पे देखो ये थीटा एंगल है ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो हम इन दोनों के बीच का एंगल रखेंगे वो 90 माइनस थीटा होगा। कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I dl r साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन 4 पाई r क्यूब, ये कटा दो बार में, तो म्यू नॉट I dl कॉस थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तुमको जो एक्चुअली गिवन है वो केवल ये r गिवन है। ठीक,
ये डीएल को भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर के टर्म में, ठीक है। तो देखो जरा साइड में देखो कैसे करते हैं, ये स्मॉल डीबी आया है, ये डीबी आया है। अब देखो आर को क्या लिख सकते हो तुम, स्मॉल आर को। ये ट्रायंगल में अगर तुम आओगे, ये वाले ट्रायंगल में आओगे, तो साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा कि नहीं होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस मतलब कैपिटल आर अपॉन हाइपोटेनस मतलब स्मॉल आर, ठीक। स्मॉल आर की वैल्यू जो हो जाएगी आर सेक थीटा हो जाएगी। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर सेक थीटा, ठीक है। अब डीएल अगर आपको निकालना है तो फिर इसी ट्रायंगल में आओ, फिर इसी ट्रायंगल में आओ, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी वाले ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी l अपॉन r, ठीक। l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r tan थीटा। लेकिन हमको तो निकालना है डीएल निकालना है। एक काम करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए किसी कांस्टेंट के टर्म में, x के टर्म में मान लो डिफरेंशिएट कर दिया, तो डीएल r तो कांस्टेंट है, tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक। बाकी वो जो x होगा वो अभी tan को किया, अभी थीटा को भी करेगा, तो d थीटा बाई dx बचेगा, dx से dx कैंसिल आउट, ठीक। तो ये रिलेशन आएगा, डीएल की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ चमक रहा है क्या, हाँ चलो, ये चीज समझ में आ रहा होगा कि डीएल की वैल्यू कैसे निकाला हमने। ये मैथमेटिक्स वालों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिक्स वालों के लिए, ठीक है। ध्यान देना, ये सब इंटीग्रेशन आपके लिए आम बात होना चाहिए, ये तरीका आम बात होना चाहिए आपके लिए। बायो वालों के लिए ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इनको खाली फाइनल रिलेशन से मतलब है। और वैसे भी जो है यूपी बोर्ड के में ये प्रूफ है, सीबीएसई बोर्ड में ये प्रूफ नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। चलो अच्छा, फिलहाल तो ये डीएल कैसे निकालेंगे हमने देखा कि ये एल के टर्म में हमने आर को निकाल लिया, क्योंकि आर ही केवल गिवन है आपको क्वेश्चन में, आर के टर्म में सारी काम करना है। फिर डिफरेंशिएट जब करोगे, मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो डीएल को एक्स से डिफरेंशिएट करने पाएगा, तो डीएल अपॉन डीएक्स, आर कांस्टेंट, tan थीटा का क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, थीटा करोगे तो डी थीटा बाय डीएक्स खत्म, डीएल का ये रिलेशन है, ठीक। अब ये डीएल की वैल्यू और आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे समझ में आएगा डीबी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई, डीएल का क्या होगा, डीएल का जो काम होगा वो कहाँ गया, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस थीटा बचा हुआ है डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, कितनी, डिवाइड करो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा गया, आर से एक आर चला गया, ठीक है। तो बचा क्या, डीबी की जो वैल्यू बची है म्यू नॉट आई, ऊपर कुछ और बचा, हाँ बचा कॉस थीटा डी थीटा बचा, नीचे क्या बचा 4 पाई आर बचा, 4 पाई आर बचा, ठीक है। तो डीबी आया, ये डीबी आया, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है स्मॉल, अभी मैग्नेटिक फील्ड आया, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए डी थीटा है, यहाँ पे कर देगा इंटीग्रेट, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि चमक रहा है थोड़ा साइन कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना तुम लोग, ठीक। मिटा रहा हूं, ये आ गया, ये अभी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी बी की, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी होगी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई आर। बाकी यहाँ एंगल का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एंगल वेरी कर कहाँ से कहाँ रहा है, मान लो ये रिफरेंस है तुम्हारा, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये जो थीटा हो सकता था वो किधर किधर हो सकता था भाई, यहां से लेके यहां तक वेरी कर सकता था, मतलब -θ1 से +θ2 तक। ये देखो ये रिफरेंस के अपोजिट है ये, और ये ऊपर +θ2 है, ठीक है। तो -θ1 से +θ2, ठीक, ये ध्यान देना। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, -θ1 से +θ2 तक, ये आपको ध्यान देना है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos थीटा का इंटीग्रेशन आशीष साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा कहां से कहां तक, -θ1 से +θ2 तक, वैल्यू पुट कर दो,
तो बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस ऑफ थीटा 1। और ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी सबको पता है कि साइन के अंदर अगर निगेटिव में है तो ये बाहर आके प्लस कर देगा। तो फाइनल रिलेशन यहाँ फिर साइन कर रहा है, क्या चमक रहा है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन के अंदर माइनस थीटा 1, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा फाइनल रिलेशन, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। ये रिलेशन आता है साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। थीटा 1 थीटा 2 क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाले नीचे वाले इंड से इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो थीटा 1 होगा, ऊपर वाले इंड से इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो थीटा 2 होगा। कहीं कहीं किताबों में एक चीज समझिएगा, ये रिलेशन कॉस के टर्म में दिया होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको यही याद रखना है। वो कॉस के टर्म में क्यों देता है, क्योंकि वो यहाँ का एंगल मान लेता है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है कि कॉस का देख के एकदम सन्न हो गया, पूरा जो है पागल हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये एंगल, एक एंगल याद रखो, थीटा 1 थीटा 2, कहाँ वाला, ये वाला, ठीक। किससे होता है ये थीटा 1 थीटा 2, तो पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं उससे बनाता है थीटा 1 थीटा 2, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक। तो ये जो आता है हमारा फाइनल रिलेशन आता है किसी स्ट्रेट वायर के लिए, बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है, करते करते ये आदत में आ जाएगा, ठीक। तो इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से हम समझते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। तो ये हमने रिलेशन देखा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, या आप ऐसे कह लें साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब देखो इसमें भी मॉडिफिकेशंस हैं। अगर मान लो आपको इनफाइनाइट वायर दिया रहता, इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर दिया रहता, तो क्या होता, ये वायर रहता, ये वायर रहता, इससे जो है पी पॉइंट पे आर दूरी पे हम निकालना होता, ठीक। तो इसका तो कोई इंड ही नहीं पता है, इंड नहीं पता है तो इसका इंड कहीं नीचे बहुत दूर तक है, तो बहुत दूर तक जोड़ने के लिए इस पॉइंट पी से हम लाइन खींचेंगे बहुत दूर तक, तो वो लाइन ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसी तरह इसका भी कोई इंड नहीं पता है, तो इस इंड को भी जोड़ने के लिए हम बहुत दूर तक लाइन खींच देंगे, तो भी बहुत दूर तक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो एंगल कितना बचा, थीटा 1 थीटा 2 कितना बना, 90 डिग्री बना ना। तो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 की जगह जैसे ही 90 करेंगे तो साइन 90 1 1 1 प्लस 1 2, यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, 2 आया, 2 से ये 4 कटा 2 बार में, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड आता है इनफाइनाइट वायर के लिए, आपके सिलेबस में इसका प्रूफ है, इनफाइनाइट वायर के लिए सीबीएसई में प्रूफ है, लेकिन इसको प्रूफ करेंगे हम अभी। एक लॉ होता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, उसकी मदद से, ठीक है। तो पढ़ लेंगे, जैसे गॉस लॉ होता था उसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ होता है यहाँ पे, ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह से। तो उससे हम प्रूफ करना ये सीखेंगे, क्योंकि ये आता है एग्जाम में प्रूफ उस वाले लॉ से, ठीक। तो इसकी मदद से कैसे करना है वो समझ गए, ठीक है। ये रिलेशन केवल याद रखना है आपको, जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन याद रखना है, इसके थीटा में मॉडिफिकेशन कर करके ये रिलेशन निकालते जाना है। तो ये किसके लिए था, इनफाइनाइट वायर के लिए, फटाक से नोट करिए। अब जो है हमको क्या करना है, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए काम करना है। इसके लिए सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए करंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये वायर मान लो इस तरह से, ये पॉइंट मान लो इस तरह से पी पॉइंट, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे 90 डिग्री में बना दे, तो हमारा नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है भाई साहब इस पॉइंट पी को दोनों एंड से जोड़ना है, तो इस एंड से तो जोड़ ही नहीं पाओगे, इधर चला जाएगा, मतलब ये एंगल 90 ये वाले एंड से जोड़ पाओगे। तो मान लो ये एंगल तुमको थीटा दिया हुआ है, अरे 45 30 कुछ दे सकता है, 53 37 कुछ दे सकता है, ठीक है। आशीष साइन 53 की वैल्यू बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे सर, बता रहे हैं। हाँ अभी तक बता दिए होते। अब 4/5 होता है गधे,
अब जरा देखो, तो यहाँ थीटा ये ऐसा, तो इस केस में अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा है थीटा 1 90 डिग्री हो गया और थीटा 2 थीटा हो गया। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एक साइन 90 लिख देंगे 1 हो जाएगा, एक साइन थीटा हो जाएगा, मतलब थीटा जो भी गिवन हो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा इस केस में। इतनी बात क्लियर। इसी का दूसरा एक हो सकता है तरीका, लाइक इन सेमी इनफाइनाइट ही रहे लेकिन इस तरह से कुछ रहे, मतलब ऐसा रहे इधर मान लो इनफाइनाइट है, नीचे भी आप इनफाइनाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी पी पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट जो है यहाँ है, तो हमारा नियम क्या कहता है, हमारे गुरुजी ने सिखाया कि इस पी पॉइंट को हमको एंड से जोड़ना है। तो ये वाले एंड से ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है 90 डिग्री वाला बना के, ये वाले एंड को जोड़ने के लिए आपको 90 जाना पड़ेगा। तो एक एंगल तो आपका 90 हो गया, दूसरा का एंगल कितना हो गया 0, क्योंकि ये वाले एंड से ये जुड़ेगा, जुड़ तो गया, उसी इसी लाइन पे लाई कर गया ना परपेंडिकुलर वाले, तो 0 डिग्री का एंगल हो गया। तो एक थीटा की जगह 0, एक थीटा की जगह 90, एक 0 वाला तो 0 हो जाएगा, 90 वाला 1 हो जाएगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिंपली कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अरे बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया भाई राहुल? हाँ सर बुझाया। शिवेंद्र? हाँ सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाक से आया ना, चलो चलो। तो ये हमने सारे कॉन्सेप्ट स्टेट वाले के देख लिया। तो सेमी इनफाइनाइट में अलग अलग तरीके के केसेस बन सकते हैं, ठीक, जो दो तरह के मैं बताया। और इनफाइनाइट में तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाती है इनफाइनाइट में, आप कहीं भी पी पॉइंट रख लीजिए, ठीक। अब एक चीज और समझना, जैसे मान लो कि कोई सेमी इनफाइनाइट कुछ नहीं है, ये फाइनाइट वायर ही है, फाइनाइट वायर ही है आई करंट का, लेकिन अभी तक पी पॉइंट क्या था, इस वायर के रेंज में था, मतलब यहाँ था यहाँ था यहाँ था, लेकिन अब पी पॉइंट जो है आउटसाइड द रीजन ऑफ वायर है। पी पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द रीजन ऑफ वायर है। नियम कानून हमारे गुरुजी वाला कि भाई इस पी पॉइंट को हमको वायर से परपेंडिकुलर जोड़ना है पहले, इस पी पॉइंट को हमको वायर से परपेंडिकुलर पहले जोड़ना है, जोड़ दिया। ये वायर नहीं था, ये हमने एक्सटेंड किया है इमेजिनरी, ताकि हम परपेंडिकुलर समझ पाए, परपेंडिकुलर जोड़ दिया, नियम पहला समझ में आया। दूसरी बात कि दोनों इंड को हमको क्या करना होता है, इस पी पॉइंट से जोड़ना होता है। तो पहले वाले इंड को हमने जोड़ा, जोड़ दिया, ये मान लीजिए θ1 एंगल बना दिया। दूसरे वाले मतलब अपर इंड को हमने जोड़ा, इधर से करता हूँ, अपर इंड को हमने जोड़ा इस पी पॉइंट से, अपर इंड को हमने जोड़ा इस पी पॉइंट से, रुक जाओ, पी पॉइंट से जोड़ दिया, ये मान लीजिए कुछ θ2 एंगल बना दिया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लॉजिक समझिए, जो हमने फाइनाइट की वजह से पहले किया था, वहां पे एक एंगल जो है परपेंडिकुलर के नीचे लाई करता था, एक एंगल ऊपर लाई करता था। तो इंटीग्रेशन का लिमिट हमने -θ1 से +θ2 तक कर दिया था। लेकिन यहाँ देखोगे तो दोनों का दोनों एंगल जो है ऊपर ही लाई कर रहा है, मतलब इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो +θ1 से +θ2 होगी। यानी कि जो निगेटिव वाला एंगल हम रखते थे, जिसकी वजह से साइन बीच की प्लस आ जाती थी, अब वो प्लस नहीं आएगी। मतलब हमारा बी जो बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और साइन θ2 माइनस साइन θ1, क्योंकि वहां पे क्या होता था, ये θ1 वहां निगेटिव में रहता था, इसको प्लस कर देता था, है ना। लेकिन अभी यहाँ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको दोनों एंगल क्या करना है, पॉजिटिव रखने हैं, ठीक है। ये बात समझ में आए, इसको भी देख लीजिए, ये पीडीएफ में पढ़ा होगा, लेकिन लिखिए यहाँ से, पीडीएफ में पूरी तरीके से पढ़ा है नहीं, ठीक है, मतलब है, ऐसा नहीं है, नहीं है, सब चीजें हैं वहां पे, कोई ऐसी बात नहीं। ये प्रूफ तो हमने कर लिया, ये आपने प्रूफ कर लिया, ये देखो है आउटसाइड वाला है ना, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि फॉर पॉइंट्स अलोंग द लेंथ ऑफ वायर, चलो इसको मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। ये देखो इनफाइनाइट के लिए देखो π/2 हो गया है, सेमी इनफाइनाइट के लिए देखो एक π/2 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। लेकिन हमने एक जनरल पॉइंट भी मान लिया था बीच वाला, वो भी मैंने बता दिया था, वो यहाँ नहीं था, उसको आपको बोर्ड से लिखना पड़ेगा। तो बोर्ड से ही लिखिएगा सब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आया। अब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये भी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, जरा ध्यान देना बाबू। दूसरी बात, पहले तो हम एक चीज समझे, जैसे मान लो, मेरी बात समझो, मैं वायर के लिए कैसे अपने दाहिने हाथ का यूज करता था,
सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपल सा एक लॉजिक समझो, सर्कुलर लूप वगैरह के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक समझो, करंट के डायरेक्शन में घुमा दो, करंट के डायरेक्शन में घुमा दो, घुमा दिए तो हमको थंब दे देगा डायरेक्शन। लेकिन वायर के लिए क्या होगा, ध्यान से समझना, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक। मैं इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद बताता हूं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सब कॉपी में लिखिएगा आपको, ठीक है, कॉपी में लिखना जरूरी है, ठीक। तो डायरेक्शन देखना, वायर की वजह से, जैसे करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखा दिया। अब डायरेक्शन की बात करें तो सर्कुलर लूप की वजह से क्या हो रहा था, करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर रहे थे तो अंगूठा हमको डायरेक्शन दिखा रहा था। वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर सर्कुलर लूप है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट के डायरेक्शन में घुमा दीजिए, अंगूठा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड दिखा देगा। करंट इधर है तो इधर घुमा दीजिए, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड दिखा देगा। इतनी बात क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान लो सर्कुलर लूप का ये भी एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। जैसे मान लो लूप को ऐसे रखा हुआ है, ये जो लूप है ये ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करंट के डायरेक्शन में घुमा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंगूठा दिखा देगा, ठीक है। तो ये समझ में आता है। एक चीज, ये सब चीजें कॉपी में लिख लेना हिंदी में, डायरेक्शन कैसे निकालना है, नहीं तो हो जाओगे परेशान, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें थोड़ा अलग है डायरेक्शन, कैसे निकालेंगे। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सा अलग है, ये मेरा अपना सब कुछ होता है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा कर लीजिए, देखो अभी तक जो है अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड देता था सारे केसेस में, लेकिन अब करंट के डायरेक्शन में अंगूठा कर लीजिए और जिस पॉइंट पे निकालना है वहां स्ट्रेच कर दीजिए, पुश कर दीजिए। पुश किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किधर होगा, अंदर की तरफ। मान लो ये है स्ट्रेट वायर, करंट इधर की तरफ, पॉइंट पी इधर की तरफ, इस पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हमारे गुरुजी ने सिखा दिया, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर लीजिए, कर लिया, इधर आता हूं मैं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर लीजिए, कर लिया, पॉइंट पी पे हमको पुश मारना है, तो पॉइंट पी इधर तो है नहीं, पॉइंट पी है इधर, ठीक, इस तरह समझो। पॉइंट पी इधर है क्या, नहीं, पॉइंट पी है, देखो अंगूठा करंट के डायरेक्शन में रहेगा, पॉइंट पी है इधर, ठीक है। अच्छा, पुश ऐसे थोड़ी ना मारते हैं, पुश के लिए ये पाम यूज होता है, ठीक है। तो पॉइंट पी है इधर, तो पुश मारो, पुश मारो, किधर आए, आउटसाइड। समझ में आया? दूसरी बात एक चीज समझो, ये जो पुश मारने वाला है ये कुछ और नहीं है, राइट हैंड कर्ल रूल है। जैसे इस पॉइंट करंट के डायरेक्शन में हमने अंगूठा कर दिया, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उधर स्ट्रेच करिए और कर्ल कर दीजिए। कर्ल कर रहे हैं तो ये कर्ल हो किधर की तरफ रहा है, अंदर की तरफ। यहाँ पे बात करें, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर दिया, पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालना वहां स्ट्रेच कर दिया, कर्ल कर दीजिए। कर्ल करोगे तो इस पॉइंट पे किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो वही जो है यहाँ पे 10th में आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलर लूप्स बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ बनती है वो इस तरह से सर्कुलर लूप बनती है। तो वहां पे बता पाना मेरे लिए बहुत कठिन काम था, तो वहां पे एक प्रैक्टिकल दिया हुआ था, आपको अगर याद हो कि आयरन फिलिंग्स जो है स्प्रिंकल कर दें यहाँ पे, सर्कल सर्कल फॉर्म कर लेते थे। तो प्रैक्टिकल पता नहीं स्कूल वालों ने आपको कराया कि नहीं 10th, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था। तो कैसे करना है डायरेक्शन आप हिंदी में जरूर लिखना, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालो हर तरह का, जैसे समझो, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। सर्कुलर लूप की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, तो सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। स्ट्रेट लाइन की वजह से क्या होगा, तो करंट के डायरेक्शन में थंब करना है, जिस पॉइंट पी पे निकालना है वहां स्ट्रेच करना है, पुश मारना है, पुश मार लीजिए, कर्ल कर दीजिए, जिधर की तरफ कर्ल का डायरेक्शन आया उधर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये रास्ता है, दाहिने हाथ का ही हमेशा यूज करना है। और दूसरी बात, जो क्रॉस प्रोडक्ट वाले हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ रटने की जरूरत है नहीं, वो तो वेक्टर का फॉर्मूला है हमारा, डीएल क्रॉस आर, है ना, वी क्रॉस बी, वो सब तो वो भी दाहिने ही हाथ से करना है, लेकिन वहां क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है, वहां भी ऐसे घुमाना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कंफ्यूज एकदम ना होना। तो यही चीज यहाँ पे जो है तुमको दिया होता है। देखो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, यहाँ देखो थंब जो है, आप थंब जो है करंट के डायरेक्शन में कर दीजिए,
जिस पॉइंट पे निकालना है घुमा दीजिए। अब सब लोग जहां जहां बैठे हो अंगूठा घुमाओ, ऐसे करके घुमाओ, देखो इस तरह से आ रहा है कि नहीं, इस तरह से घूम रहा होगा। ठीक। दूसरी बात यहाँ पे एक और बात कही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे समझना, जैसे मान लो ये स्ट्रेट करंट करिंग वायर है, ठीक। अगर स्ट्रेट करंट करिंग वायर के अलोंग कोई पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ एक एक्स पॉइंट है, यहाँ एक वाई पॉइंट है, तो वायर के अलोंग कोई पॉइंट होगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। तो आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है, और ये डायग्राम बना लेना, डायग्राम अपने हिसाब से यहाँ से लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर पॉइंट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, वायर के लेंथ के अलोंग अगर कोई पॉइंट है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ये बात आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। तो पीडीएफ के हिसाब से तो दिस वाज ऑल अबाउट हो गया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से अभी बचा है, ठीक। पीडीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालना, इस वाले पीडीएफ में वो चीज नहीं, मैं अगले पीडीएफ में वो चीज भेज दूंगा, लेकिन यहाँ हम करके खत्म कर लेते हैं। हेडिंग डालिए, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग लॉन्ग पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग लॉन्ग पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ठीक। मतलब एक वायर ये है, एक वायर ये है। लॉन्ग कहने का क्या मतलब है, लॉन्ग कहने का मतलब है कि इनफिनाइट वायर्स। प्रूफ है सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड वाले, प्रूफ है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से। ये I1 करंट यहाँ हो गया, I2 करंट यहाँ हो गया, मान लिया ये इनफिनाइट वायर्स। खाली सीबीएसई बोर्ड वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, आईसीएसई वालों के लिए भी ये प्रूफ है, यूपी वालों के लिए भी प्रूफ है। तो ये कहने का मतलब प्रूफ है, मतलब सबके में है, ठीक, ध्यान देना ये चीज है, ठीक है। अब बाबू ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे होंगे वही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट समझो, इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से, इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस वाले वायर की वजह से होगी, और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके ऊपर फोर्स लगना ही लगना है। तो कितना, आई एल क्रॉस बी, जानते ही हो, है ना। तो सबसे पहला हमारा कार्य क्या है कि अगर मान लो हम सेकंड वाले वायर के ऊपर जो है निकालने जा रहे हैं अपना फोर्स, मान लो ये फर्स्ट वायर है और ये सेकंड वायर, तो सबसे पहले काम क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे होगा B1, मतलब 1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक बात ये क्लियर, तो B1 निकाल लिया जाए। B1 की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? अरे सर जी इनफाइनाइट है तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। आर क्या है भाई? दूरी मान लो इन लोगों के बीच का डी है, दूरी मान लो डी है, यहाँ पे आर की जगह क्या लिख लेंगे? डी, ठीक है। ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकला। बात यह है कि डायरेक्शन किधर है मास्टर साहब? डायरेक्शन किधर है सर? देखो, तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे सर जी ने सिखाया करंट के डायरेक्शन में अंगूठा जहां निकालना था स्ट्रेच मारा पुश, कहाँ आ रहा है? अंदर। जहां बैठे हो सब लोग करो वहां पे, तब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा जहां निकालना था स्ट्रेच किया, पुश मारा, अंदर आ गया। तो यहाँ पे जो B1 आया वो इनसाइड आया, मतलब पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा। अब वो देखा जाए फोर्स लगेगा कितना। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है आई एल क्रॉस बी। एल की डायरेक्शन किधर होती है बाबू? एल की डायरेक्शन होती है करंट के डायरेक्शन में। डायरेक्शन कैसे निकलता है फोर्स का? तो आपको एल के डायरेक्शन में स्ट्रेच करना होता है, बी के डायरेक्शन में कर्ल करना होता है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का सीन है। देखो पूरा मैग्नेटिक फील्ड ये जो है ना, ये मैग्नेटिज्म जो हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। और सारा दाहिने हाथ, ठीक। तो यही ध्यान देना, कंफ्यूज एकदम मत होना, ठीक है। तो आते हैं, तो एल बी किधर? अंदर। एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, अंगूठा किधर आया? इधर। मतलब इनके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, मतलब फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से? 2 की वजह से, नहीं सॉरी, फोर्स ऑन 2 किसकी वजह से? 1 की वजह से। समझ में आया? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हमको पता है आई एल क्रॉस बी होता है, यानी आई एल बी साइन थीटा,
थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल किधर है? ऊपर, बी किधर है? अंदर। तो एंगल कितना? 90 डिग्री, यानी कि I1। अच्छा, करंट किसका लेंगे? ध्यान से, करंट किसका लेंगे? जिसके ऊपर करंट, जिस ऑब्जेक्ट में करंट है। तो I2, I लेंथ मान लो L, वैसे इनफाइनाइट है, अभी ये L खत्म हो जाएगा, घबराओ मत। IL, B किसका लेंगे? B1 का। यही सब कंफ्यूजन होते हैं, कुछ बच्चे यहाँ B2 कर देते हैं। ठीक है, तो समझ के करना है। फोर्स में करंट जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है उसका होता है, और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले। तो ये समझ में आया? क्योंकि अपना वाला अपने ऊपर थोड़ी ना फोर्स लगाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे I2L, B1 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट, अच्छा ये I1 है, सॉरी ये I1 है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। यहाँ फोर्स की वैल्यू कितनी आई? F21। सबसे पहले अरेंज करो, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। ये फोर्स आया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अरे आया नहीं आया? आ गया। तो वैसे आपको एग्जाम में निकालना क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ से डिवाइड कर दो, बोला हो ना, लेंथ अभी खत्म हो जाए, क्योंकि इनफाइनाइट वायर का लेंथ हम क्या लेंगे, समझो ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना होता है इसीलिए। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा यानी F1 अपॉन L होगा, वो कितना होगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ये रिलेशन आ जाता है। ये तो अभी हम इसके ऊपर फोर्स निकालें। सिमिलरली आप इसके ऊपर फोर्स निकालिए। तो इसके ऊपर फोर्स निकालने के लिए बाबू ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? ये सेकंड वाला वायर। तो किधर, पहले तो देख लें B2 कितना होगा। तो B2 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? तो स्ट्रेट वायर है, कितना होता है? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। अभी प्रूफ कराया हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक, डायरेक्शन की बात करें तो हमारे गुरुजी ने डायरेक्शन बता दिया, हमको डरने वाली बात एकदम नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका करंट किधर? इधर। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे स्ट्रेच करो, पुश मारो। पुश अभी आगे मारोगे, अंदर नहीं, पुश, क्योंकि ये वाला पुश मारता है हमेशा। ठीक, तो पुश मारा है, किधर आ रहा है पुश? आगे की तरफ, आउटसाइड द प्लेन, यानी कि आपके प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब आउटसाइड द प्लेन है। ये समझ में आया? दूसरी बात की, अब मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, उसका डायरेक्शन पता चल गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया और उसका डायरेक्शन पता चल गया। अब बात है इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। फोर्स निकालने के लिए I L क्रॉस B करना होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा? तो L की डायरेक्शन इधर, B की डायरेक्शन आउटसाइड। B की डायरेक्शन किधर है? आउटसाइड। आउटसाइड करने के लिए हमको घूमना पड़ेगा, विदाउट चेंजिंग दिस। ये टिप बिना चेंज किए घूम गए। अब I L क्रॉस B, L ऊपर की तरफ है, क्रॉस B आगे की तरफ है। L क्रॉस B, L क्रॉस B, L क्रॉस B किधर आया? इधर की तरफ, यानी F पहिलका पे दूसरका की वजह से। ठीक है, तो ये जब लिखोगे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। F12 जब लिखोगे तो क्या आएगा? F12 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी I। अच्छा, फोर्स में जो करंट होता है वो किसके लिए वजह से होता है? वो करंट कौन सा होता है? जिसके ऊपर फोर्स लगता है उसी वाला करंट होता है। तो I1 L मतलब लेंथ, इनफाइनाइट है तो हमने L ऐसे ही मान लिया। ठीक, B2 लेंगे क्योंकि सेकंड वाला ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा ना। यहाँ बना क्या? I1 B2 की वैल्यू कितनी है भाई? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D अपॉन L। F12 है, F12 की वैल्यू कितनी आई? अच्छा, L को नीचे भेज दो क्योंकि हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। F12 ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। समझ में आया? और तुम अगर ध्यान से देखोगे और आंख से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये वाला और ये वाला देखो सेम आया है। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D सेम आया है कि नहीं आया है? सेम आया है, सेम आया है। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो वो कॉन्सेप्ट में बताता हूँ फटाक से, जल्दी। तो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर का हमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे अगर ये इनफाइनाइट वायर है, तो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, एक करंट I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो पहले वाले वायर पे दूसरे वाले का फोर्स और दूसरे वाले वायर पे पहले वाले का फोर्स, मतलब पहले वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा है दूसरे वाले की वजह से और दूसरे वाले पे जो फोर्स लग रहा है पहले वाले की वजह से, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब F12 पर यूनिट लेंथ
और F21 पर यूनिट लेंथ कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, वायर के बीच का दूरी है। तो ये आता है फोर्स हमारा, यानी ये देखो न्यूटन के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, थर्ड लॉ को, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। तो ध्यान से यही लिखना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक, पीडीएफ के चक्कर में मत रहना। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना कि अगर पूछा गया है जेईई मेंस में भी और नीट में भी, ध्यान से, कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होती है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देख रहे हो कि अगर इफ, लिख लो जल्दी से, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन द वायर विल अट्रैक्ट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन द वायर विल अट्रैक्ट, वायर अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और फोर्स कितना लगेगा दोनों के ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे दोनों के ऊपर, ठीक। और अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, ध्यान से। अब जरा देखिएगा, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे दो वायर से, एक वायर ये, एक वायर ये, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। मान लो I1 ऊपर है, I2 नीचे की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया हमने, तो कोई दिक्कत आती नहीं, आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अब जैसे मेरी बात ध्यान से समझना, बाबू सब लोग ध्यान से समझना, फिर से डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है क्या, कि करंट इधर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पुश करना है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर की तरफ आएगी V1, ठीक है। इसके लिए करें, करंट इधर इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पुश करना है, पुश अभी अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी V2, दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करेंगी, इन वायर्स पे फोर्स लगाएंगी, ठीक है। जैसे ये I नीचे की तरफ, मतलब लेंथ नीचे की तरफ, L क्रॉस B करना है, अब ILB वाला फोर्स लगाना है, तो L क्रॉस B, L नीचे B अंदर, फोर्स किधर आ रहा है, इधर, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, दूसरे वाले पे पहले वाले की वजह से, ठीक। इस पे अगर बात करें, L किधर, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ भी इनसाइड अंदर आया है, तो यहाँ भी फोर्स किधर आ रहा है, इधर की तरफ, यानी F(1) ड्यू टू 2। तो देख रहा हो कि दोनों फोर्सेस क्या हैं, रिपल्सिव, दोनों फोर्सेस क्या हैं, रिपल्सिव, यानी कि जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं तो वायर जो होते हैं रिपेल करते हैं, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से। अगर ये दूरी d है तो ये F12 पर यूनिट लेंथ जो होगा F21 पर यूनिट लेंथ के बराबर होगा, कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक, चेंज किस में आएगा, रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट आप लिखेंगे कि इफ the direction of current in both the wires are opposite then the wires will repel each other। पूछा गया है ये क्वेश्चन, then wires will repel each other, ठीक है, ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड सेम होता है दोनों केसेस में, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, ठीक। आई होप समझ में आया होगा कि इफ the direction of current in both the wires are opposite then they will repel each other। कैसे समझ में आया, यहाँ पे देखो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन निकालने के लिए तुमको अपने राइट हैंड का यूज करना है अलग तरीके से, ठीक है। और फोर्सेस जो वायर्स पे लग रहे हैं उनको उनका भी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड का ही यूज करना है, लेकिन वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है, IL क्रॉस B। तो सारे डायरेक्शंस आपको मेमोराइज करने होंगे, मेमोराइज मतलब रटना कुछ नहीं, समझ समझ के करना है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, नो डाउट एकदम करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।